हाय एंड वेलकम बैक टू द न्यू पॉडकास्ट जहां हम बताएंगे और आप सुनेंगे। डिस्क्लेमर। किताब के किसी भी अक्षर पे मेरा कोई हक नहीं है। यह किताब रमेश ओझा द्वारा लिखित और सर्व सेवा संघ द्वारा प्रकाशित किताब है। किताब के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर आपको बताना यह मेरा काम नहीं है। भाग दूसरा, झूठ का प्रचार। खत्म होते होते 3 सवाल पीछे छोड़ गया था। क्या गांधी मुसलमानों के तरफदार और पक्षपाती थे? क्या देश के विभाजन के लिए गांधी जिम्मेदार थे? क्या गांधी की हत्या के संबंध में हिंदुत्ववादियों की थीसिस में कितना झूठ भरा पड़ा है? तो आइए जानते हैं आगे की कहानी। भाग तीसरा, तिलक महाराज की मर्यादा। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब हिंदुस्तान वापस आए तब कांग्रेस का नेतृत्व लोकमान्य तिलक कर रहे थे। लोकमान्य तिलक की रुझान हिंदुत्ववादी, ब्राह्मणवादी और रूढ़िवादी सनातनी जैसी थी। गोपाल कृष्ण गोखले की अवस्था के कारण प्रगतिशील सुधारवादी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ गई थी। उस समय लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में कुछ हिंदुत्ववादी कांग्रेसी खुला आंदोलन चला रहे थे, तो कुछ विनायक दामोदर सावरकर जैसे हिंदुत्ववादी क्रांतिकारी लोग भूमिगत रहकर हिंसक आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। इन दोनों प्रकार के आंदोलनों की कुल ताकत कितनी थी वह समझ लेना ज़रूरी है। तिलक ने घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसमें स्वराज्य शब्द आता है। उस समय इसका अर्थ पूर्ण स्वराज्य नहीं था। लोकमान्य के मन में स्वराज्य का आशय था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता, होम रूल, और यही उनकी मांग थी। यह लोकमान्य तिलक के प्रति पूरा सम्मान भाव रखते हुए, लेकिन हिंदुत्ववादी राजनीति की मर्यादाएं बताने के लिए लिखना पड़ रहा है। हिंदुत्ववादी व ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण के कारण तिलक महाराज कांग्रेस के प्रभाव का विस्तार नहीं कर सके थे। उधर महाराष्ट्र तथा अन्य प्रांतों में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन जोर पकड़ने लगा था, जिसने कांग्रेस के हिंदुत्ववादी नेतृत्व को प्रभावहीन बना दिया था। भाग चौथा, और क्रांतिकारी क्या कर पाए। भारत में गैरिबाल्डी और मेजिनी जैसे क्रांतिकारी बनने का ख्वाब देखने वाले गैरिबाल्डी और मेजिनी द्वारा किए गए कामों का शतांश काम भी यहाँ नहीं कर सके थे। भूमिगत रहकर हिंसक क्रांति करने का इरादा रखने वाले भारत की वास्तविकताओं से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। वैसे भी भूमिगत आंदोलन की एक मर्यादा होती है। 100 वर्ष बाद भी भूमिगत आंदोलन वाले आयरलैंड का प्रश्न हल नहीं कर सके थे। अभी हाल में बातचीत के द्वारा समस्या का समाधान हो पाया है। भारत एक बहुअस्मिता वाला देश है। हर समाज दूसरे को शंका की नज़र से देखता है। कांग्रेस के नेताओं का झुकाव ब्राह्मणवादी होने के कारण बहुजन समाज कांग्रेस तथा स्वराज्य आंदोलन से अलग रहता था, और जहां बहुजन समाज साथ न हो वहां तो भूमिगत आंदोलन की विफलता अवश्यंभावी होती है। अधिकतर क्रांतिकारी एकाध छोटी मोटी घटनाएं करने के बाद पकड़ लिए जाते थे। अलीपुर बम केस में अरविंद घोष जैसे नेता भी कोई योजना बनाए उससे पहले ही पकड़ लिए गए थे। भाग पांचवा, सावरकर को जाने समझे। ये लोग जिसको क्रांतिवीर के विशेषण से नवाजते हैं वह विनायक दामोदर सावरकर लंदन में रहकर अभिनव भारत पत्रिका निकालते थे। भाषण तथा लेख की प्रभावी शैली होने के कारण कुछ युवक उनकी तरफ आकर्षित हुए थे। उनके अनुयायियों ने
भूमिगत रहकर तोड़फोड़ की कुछ कार्रवाइयाँ की थी, परंतु अंग्रेज़ों के खिलाफ व्यापक विद्रोह वे नहीं कर सके थे। अंततः परिस्थिति ऐसी बनी कि सावरकर खुद कोई जोखिम नहीं उठाते। ऐसा असंतोष उनके अनुयायियों में पनपने लगा। यदि अब भी कुछ नहीं किया तो अभिनव भारत पत्रिका बंद हो जाएगी, ऐसी आशंका उन्हें होने लगी थी। तब उन्होंने जिंदगी में पहली बार और अंतिम बार एक छोटा सा साहस कर दिखाया। उन्हें जब ब्रिटेन से भारत लाया जा रहा था, तब फ्रांस की सीमा में उन्होंने समुद्र में कूदकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन मात्र 10 मिनट में ही सावरकर पकड़ लिए गए थे। हकीकत तो यह है कि सावरकर फ्रांस की सीमा में भागने का गुनाह करके फ्रांसीसी सरकार के गुनहगार बनना चाहते थे, ताकि अंग्रेज सरकार की सज़ा से बच जाए। बाद में सावरकर माफ़ीनामा लिखकर अंडमान की जेल से रिहा हुए थे। अंग्रेज सरकार द्वारा निर्धारित मुद्दत तक वे रत्नागिरी ज़िले की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसी लिखित शर्तनामा उन्होंने अंग्रेज़ों को दिया था। सावरकर की इस महान क्रांति के बाद 3 दशक तक भारत की आज़ादी के किसी भी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया हो या आज़ादी के लिए स्वयं कोई एक भी आंदोलन उन्होंने चलाया हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, दूसरा पार्ट था एंड आगे और है। आगे जानने के लिए जुड़े रहे।